हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल आर्गव उज्जोत ई लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको स्वागत करता हूँ। मैं मैथ्स फैकल्टी आपको यहाँ मैथ्स की क्लास लूँगा और आपको क्लास 10th की जितनी भी मैथ में होगी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। बच्चों, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th में एंट्री किए होंगे उनको उज्जोत एप्लीकेशन आपको क्लास 10th की पूरी संपूर्ण तैयारी कराएगी। यह आपको बेसिक से लेकर टॉप तक की शिक्षा देगी और यह आपको सफलता में 4 चांद लगाएगी और यह आपके सफलता को बिहार बोर्ड के टॉपर बनाने में योगदान करेगी। बस आप इनके साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आइए हम जानते हैं मैथ को। मैथ जो होता है हमारा, सबसे पहले बात हम सिलेबस को जानते हैं हमारा क्या होता है। जब जैसे आपको क्या होता है, अगर निशाना पता होता है कहाँ मारना है तो आप इजीली निशाना मार देते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमको तीर कहाँ छोड़ना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको पता रहता है हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप मैथ किसी भी चीज़ को अच्छा तरीका से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आइए हम सिलेबस को जानते हैं। हमारा एग्जाम जो होता है 6 पेपर का होता है। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें 6 से मार्क्स का आता है। उसके बाद लेकिन हमारा एग्जाम जो होता है 5 पेपर का ही अंक जुड़ता है। सभी पेपर 100 मार्क्स का होता है जब 500 मार्क्स का होता है। उसमें मैं 100 मार्क्स मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने 100 में 100 मार्क्स लाया, आप भी गारंटी देता हूं अगर आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, जितना पढ़ाया जाता है उतनी चीज़ों को आप करते हैं तो आपका 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह स्कोरिंग चैप्टर होता है, बस इसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीका से समझते हैं, पढ़ते हैं तो आपको कोई टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। आइए हम जानते हैं मैथमेटिक्स में आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो आपके मन में होगा क्या सर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव के अलग से पढ़ाएंगे? नहीं बच्चों, अगर आप सब्जेक्टिव को अच्छे तरीका से समझते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव इजीली क्लियर हो जाता है। हम पहले सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद उनके रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। यह हमारा आपको 100 मार्क्स में इजीली 50-50 मार्क्स आ जाता है अगर आप बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्टिव जब कराएंगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को हम समझते हैं। तो हमारा पहला सिलेबस में आता है, चैप्टर आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? आज तक जो होता है बचपन से आप संख्याओं के बारे में ही पढ़ते आए। जैसे आप पढ़ते आते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, बचपन से ही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब बचपन से ही संख्याओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो संख्याओं में जो होती है कुछ संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सारी चीज़ों को पढ़ते आए हैं। तो आगे हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय क्या होती है, यह संख्या सम होती है तो सम संख्या क्यों है, या विषम संख्या ही क्यों है, या अभाज्य संख्या ही क्यों है, सारी चीज़ों को, संख्याओं के ब्रह्मांड को हम समझेंगे। संख्याओं के ब्रह्मांड को विस्तार पूर्वक समझेंगे और संख्याओं में जो भी आप वहां तक सीखे होंगे, रटे होंगे, लेकिन यहाँ हम प्रूव करेंगे ये संख्या होती क्या है, यह भाज्य होती है तो भाज्य होती क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति जो होता है एक आप 10th तक बचपन से आज तक पढ़े आए होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हम प्रूव करना सीखेंगे। यह हमारा जो होता है 10 मार्क्स का चैप्टर होता है, जो इजीली आप अभी भी आपको अगर बनाने दे दिया जाए 5 मार्क्स इजीली आप ला सकते हैं। लेकिन 5 मार्क्स में आपको प्रूव करना होता है यह थ्योरम होता क्यों है, बस इसे सीखेंगे। आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत होती है जिससे इजीली आप सॉल्व करते हैं। संख्या पद्धति के बाद हमारा चैप्टर आता है बीजगणित। बीजगणित होता क्या है, सबसे पहली बात हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे अब अपने लाइफ से हम जोड़ते हैं किसी चीज़ को, गणित को अगर हम अपने लाइफ से जोड़ के देखते हैं तो हमारा ये जो मैथ होता है, मैथ का फियर, हम डरते हैं मैथ 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 मैथ, हमारा फियर पूरा खत्म हो जाता है। तो आप गणित को जो है हम अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे। हर चीज़ को अगर लाइफ से जोड़ के पढ़ते हैं तो इजीली हमको समझ आता है और एक मज़ा भी आता है। तो हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं बीजगणित होता क्या है। देखिए आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदलती है, कुछ चीज़ें नहीं बदलती है। जैसे आपके जीवन में माता पिता, भाई बहन, ये सब कभी नहीं बदलते हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें बदलते रहती है। जैसे क्या बदलती रहती है? दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गए। कभी आज आपको हेल्प कर, अगर आपके पास ताकत है तो हेल्प करेंगे, ताकत नहीं है तो नहीं हेल्प करेंगे। रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, और बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में क्या होती है, बदलती रहती है। कुछ चीज़ें जो नहीं बदलती है। इसी तरह हमारे गणित में जो चीज़ें बदलती है उसे हम बीजगणित में पढ़ते हैं। जो चीज़ें नहीं बदलती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसे हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। अर्थात संख्या पद्धति में किसे पढ़ते हैं? जो चीज़ें कभी नहीं बदलती है उसे पढ़ते हैं हम संख्या पद्धति में। बीजगणित में क्या पढ़ते हैं? जो चीज़ें हमारी लाइफ में बदलते, जो चीज़ें बदलती रहती है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसमें बताइएगा आप, अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान कितना होगा? 3। अगर x का मान 5 लेते हैं तो y का मान क्या होगा? 0। अगर x का मान 0 तो y का मान क्या होगा? 5। x का मान 4 तो y का मान 1। अर्थात x का मान जैसे जैसे बदले, y का मान तैसे तैसे क्या हुआ? बदला। इसी तरह जैसे हमारे लाइफ में जैसे जैसे क्या होता है, एज बढ़ते जाता है, हमारे दोस्त भी क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। आज ये दोस्त है, कल वो हो जाता है। लेकिन क्या मम्मी पापा बदलते हैं? नहीं बदलते। अर्थात संख्या पद्धति में संख्या नहीं बदलेगी, लेकिन बीजगणित में क्या होता है, हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो बदलते रहता है। अर्थात हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, चर राशि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बीजगणित में जो होता है, बहुपद चैप्टर होता है। बहुपद आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, बस इसे विस्तार बहुपद में आप समझे होंगे। 9 में क्या पढ़े होंगे? बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद मतलब कैसे पहचानेंगे। यहाँ बहुपद में सिर्फ एक टर्म जुड़ता है, शून्यक क्या होता है, शून्यक को हम निकालना सीखेंगे। आप यह नहीं सोचिएगा कि क्लास 9 में मेरा कमजोर है तो सर मेरा क्या होगा। अगर आपका 9 में कमजोर भी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको 9 जीरो से लेकर, पहली बात, अगर यहाँ तक में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, 4 चीज़ें अगर जानते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। बस 4 चीज़ें, जोड़ घटा गुना भाग। इसके बाद 9th के बाद 10th तक से भी एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, जिससे 10th में आप इजीली 100 में 100% मार्क्स लाइएगा। तो हम इस तरह हम पढ़ेंगे 0 से 9 तक, जितना नहीं जानते होंगे सीखेंगे। उसके बाद 9th से आगे तक हम सीखेंगे, तब उसके बाद हम 10th को हम इजीली ला सकते हैं। तो बीजगणित में हम पढ़ते हैं चर राशि के बारे में। सबसे पहला चैप्टर होता है बहुपद, जिसे आप जानते होंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। बहुपद का अगर मान इक्वल टू 0 हो जाता है, वही समीकरण बनता है। आप सॉल्व बहुत बार कर चुके होंगे, बस इसे जानते नहीं होंगे। जैसे आपको x प्लस 5 इक्वल टू 7 दे देता है, यह समीकरण है। क्योंकि यह समीकरण, आप समीकरण किसे कहते हैं, यह चीजों को जान। अगर कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे वह चैप्टर कहता क्या है, उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब उनके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे x और क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो समीकरण का हल क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें कितना चर राशि है, एक राशि है। लेकिन यहाँ बताइए x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। इसमें कितना चर राशि है, 2 चर है। अर्थात 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है, अगर LHS और RHS दोनों हो, LHS और RHS दोनों हो, तो वह एक समीकरण कहलाता है। इसको और अच्छे तरीका से समझेंगे, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। हम हर कोई भी चैप्टर है उसको हम समझेंगे वह क्या कहना चाहता है, तब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं क्या चीज होता है। 2 चर वाले रेखिक समय 2 चर है। अब यहाँ देखिए, एक इसका x का मान 2 ले तो y का मान कितना, 3। x का मान 5 ले तो y का मान 0। अगर x का मान 0 तो इसका मान 5। तो क्या हम x और y का अगर मान पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे। तो इन चीजों को हम समझेंगे। 2 चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, 2 चर रेखिक समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है। इसमें बहुत सा तरीका होता है, जैसे ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, इन सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद मेरा चैप्टर होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो आप बचपन से सॉल्व करते आए होंगे। द्विघात समीकरण में जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होता है। आपको बोलते हैं सर बताओ इसको गुणनखंड करके तोड़ के दिखाओ, तो आप क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हम सिखा नहीं रहे कैसे गुणनखंड किया जाता है, आप जानते हैं जो उसी चीज को पढ़ाते हैं। फिर x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, फिर 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाता है, -2, y बराबर क्या हो जाता है, -3।
अर्थात क्या होता है, हम इस तरह गुणनखंड को करते हैं। तो यहाँ कितना चर राशि का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। पहली बात हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण आप गुणनखंड करना जानते हैं, लेकिन अगर आपको x² + x + 1 दे दिया जाए, तो अगर बोल दे इसे गुणनखंड करने के लिए, आप इसे कंफ्यूज हो जाइए कि सर आप गुणनखंड होगा कैसे, आप इसे तोड़ के दिखाइए, आप तोड़ ही नहीं पाइएगा। तो इन सारी चीज़ों को जब आप तोड़ नहीं पाए, आप सर के पास सर इसका गुणनखंड बताइए। आज तक आप 9 तक इन चीज़ों को गुणनखंड करना नहीं सीखे थे। अब इस द्विघात समीकरण को क्लास 10th में सीखेंगे। इन चीज़ों को मतलब गुणनखंड करने के लिए, यह जो है द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंड किया। वहां तक आप सीखे थे इजी गुणनखंड करने के लिए द्विघात समीकरण, अब सीखेंगे कठिन से कठिन भी आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। इसमें सीखेंगे, और एक बात और सीखेंगे, इसमें आता है एक सूत्र आता है, उसको भी समझेंगे, द्विघात सूत्र कहते हैं। क्या होता है द्विघात सूत्र, कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बच्चे होता क्या है, अपने हम लाइफ से, हम बोले थे आपको हर चीज हम अपने लाइफ से सीखेंगे। जैसे एक दिन की बात है, आप पापा के पास गए, पापा रुपया दीजिए। पापा बोले बताओ कितना लेगा, तो कहा 20 रुपया। दे दिए पापा। आज कितना रुपया दे दिया, 20 रुपया। फिर अगले दिन गए पापा के पास, फिर बोले पापा आज खुश होके 40 रुपये दे दिए। फिर गए, फिर 60 रुपया दिए, फिर 80, फिर 100। इसी तरह पापा का मन खुश था, रुपया इनकम पापा को बढ़ रहा था, आपको भी बढ़ा रहे थे। इसी तरह अगले दिन 120 रुपये, फिर 140। अब क्या हुआ, फिर मांगने गए, पापा बोले अगले दिन देंगे, अगले दिन देंगे, अगले दिन देंगे। इसी तरह क्रम चलते रहा, क्रम चलते रहा। 100वां दिन जब आ गया, अब बोले पापा से रुपया दीजिए। पापा बोले ठीक है, आज बताओ कि अगर तुमको इसी तरह रुपया देते रहते तो आज के दिन हम तुमको कितना रुपया देते। अगर तुम बता दिया तुरंत 1 मिनट में, तो हम तुमको रुपया दे देंगे। अब क्या कीजिए, आप कंफ्यूज हैं, आप कहिएगा 20 का 20, 20 × 40, 20 × 60, 20 × 80, 20 × 100, 20। इस तरह करते 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 आपको क्या हो गया, बहुत टाइम लग गया, आप रुपया भी नहीं पा पाए। लेकिन आप गए अपने सर के पास, सर इसका कुछ सूत्र है क्या। उन्होंने, सर ने क्या किया, एक आपको फार्मूला दिया, जिसे हम सीखते हैं कैसे हम 100वां दिन किसी भी चीज को हम ज्ञात कर, संख्या के अगर एक निश्चित क्रम में बढ़ता है तो 100वां दिन संख्या क्या होगी। और अगर आपसे यह भी पूछ दिया जाए 20 से इस तरह संख्या बढ़ रही, 100 दिन तक में आपको कुल कितना रुपए जमा हुआ, यह भी बता सकता। अर्थात संख्या अगर एक निश्चित क्रम में बढ़ता हो, उनके किसी भी एक निश्चित दिन हम बता सकते हैं कितनी संख्या होगी, और टोटल संख्याओं के कुल दिन में कितना रुपया होगा। इन सारी चीजों को हम सीखेंगे किसमें, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में हम भाषाओं के माध्यम से क्वेश्चन रहेगा, उन्हें हम सीखेंगे 100वां दिन क्या कितना हो सकता है, कुल योग क्या हो सकता है। अब देखिए एक चीज और आपको बीजगणित में बतानी है। बीजगणित में जो होती चर राशि आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, भाषा के माध्यम से दिया रहेगा, आपको समीकरण बनाना होगा। तो हम इतना अच्छा तरीका से सिखाएंगे, जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा राम की आय श्याम की आय से दोगुनी अधिक है। अब आपको समीकरण बनाना है। अब बहुत बच्चे इस समीकरण बनाने में कंफ्यूज होते हैं, तो इनका हम छोटा सा एक ट्रिक देते हैं आपको, अभी थोड़ा सा याद दिखाते हैं। राम की आय श्याम की आय से दोगुनी अधिक है। जिसके बगल में से लगा हो उसको हम क्या कहते हैं, मानते हैं। जैसे मान लिए श्याम की आय जो है x रुपए, श्याम की आय क्या मान लिए, x रुपए। आप पूछ दे क्या राम की है, तो राम की आय बराबर हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, राम की आय श्याम की आय से दोगुनी अधिक है। तो अब राम के क्या हो जाएगा, दोगुनी अधिक है, तो 2 गुना हो जाएगा। दोगुनी, एक सवाल अभी थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपको। राम की आय श्याम की आय से दोगुनी है, तो क्या हो जाएगा, किसके बगल में से लगा हुआ है, श्याम की बगल में से लगा है, तो श्याम का आय कितना है, यहाँ x है, तो श्याम की आय में क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। अर्थात हम जैसे देखते हैं एक चीज, जैसे आपको राम की आय, अब जिसके बगल में से लगा है, जिसके बगल में से लगा हुआ है, हम उस चीजों को उठाते हैं, उसको जैसे श्याम की आय, थोड़ा सा बड़ा में करते हैं इसे। जैसे हम समझते हैं, हम
जैसे एक दो चार रैखिक वाले समीकरण, इस सारी चीज में हम कुछ चीजों को हम भाषा के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे आपको दिया रहेगा राम की आय श्याम की आय से दोगुनी है। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे भाषा के माध्यम से? या देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसे हम बनाएंगे कैसे? हम मान लिए यहाँ राम की आय एक्स, राम की आय एक्स, श्याम की आय वाई। हमको अब पूछ रहा है किसकी? तो अब देखिए जिसके बोलो से लगा रहता है वह देखिए इंफॉर्मेशन बताता है। अब राम की आय हमको निकालना है, हमको राम की आय लिखना है, समीकरण बनाना है। एक्स और वाई में राम की आय बराबर, अब देखिए से किस में लगा है? श्याम में, तो श्याम कहाँ है? वाई, तो वाई। अब देखिए किससे? राम की आय, राम की आय श्याम की आय से दुगुनी है, श्याम की आय से, मतलब श्याम की आय में क्या लगा है? से लगा है, श्याम की आय से दुगुनी, तो श्याम की आय में क्या कर देंगे? दुगुनी कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा? राम की आय। मतलब तो राम की आय कितना है? एक्स, यहाँ एक्स और क्या हो गया? 2y हो गया। कितना इजी तरीका समीकरण है। और बेसिकली हम और जानेंगे समीकरण को हम कैसे बना सकते हैं। इस चीज में हम बीजगणित में हम समझेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे, उसका द्विघात समीकरण को समझेंगे। द्विघात समीकरण सब सॉल्व करने हम 9 तक में कुछ भाषा के माध्यम से भी कुछ सीखेंगे। जैसे यह भाषा था तो इसमें भाषा भी आएगा, उन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट से सीधे तरीका से हम सीखेंगे और आपको एक इतना लॉजिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, आप इन सारे चैप्टर को भाषा में जितना भी सवाल आएगा आप इजीली बना दीजिएगा। जैसे अभी थोड़ा सा आपको दिखाया है, इनसे भी और आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हमारा बच्चों चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर क्या होता है? आप इस चैप्टर से नए होंगे। इस चैप्टर में किसी भी बिंदु के बारे में हम स्थिति को बताते हैं। आप क्लास 9th में से थोड़ा सा पढ़े होंगे। जैसे आपका यह क्या है? एक्स अक्ष है, यह क्या है? वाई अक्ष है। इस बिंदु का बताइए, इस बिंदु की स्थिति क्या होगी? जैसे यह 1 है, यह 2 है, ये 1, यह 2, तो आप क्या बताते हैं? 2,2। अब एक बिंदु और है, एक बिंदु यहां है। अब इस बिंदु को बताइए बिंदु क्या होगा? तो 2, अब 2, -2। अब पूछ देंगे यह बिंदु, जैसे यह बिंदु P है, ये बिंदु Q है, P और Q के बीच की दूरी बताइए। अर्थात P और Q के बीच की दूरी कैसे नापिएगा? यहाँ से आपको देख के बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फिगर। लेकिन हम निर्देशांक ज्यामिति में एक ऐसा सूत्र सीखेंगे, निर्देशांक सूत्र, जिससे हम किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को बता सकते हैं। और 3 बिंदु अगर दिया जाए तो हम बता सकते हैं यह त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में खास करके हम बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। यह छोटा सा चैप्टर होता है, एक ही सूत्र होता है जिसे हम सीखते हैं, 10 मार्क्स देता है, प्यारा सा चैप्टर है। इसके बाद हमारा चैप्टर होता है त्रिकोणमिति। यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही नया है, और यह चैप्टर आपको 20 मार्क्स देता है। और यह चैप्टर सबसे पहली बात इतना खूबसूरत चैप्टर होता है, आपको लगेगा सबसे लाइफ लगेगा इंटरेस्टिंग होता है। यह चैप्टर आपके लाइफ के मतलब यहाँ से आपका शुरुआत होता है कभी, लेकिन एंड नहीं होता। अगर इंजीनियरिंग में आप तैयारी करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो आपका यह चैप्टर हमेशा साथ रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीका से सीखेंगे, जिससे आप आगे क्लास में इनका यूज क्या होता है। सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर पता है यूज क्या होता है। इनका यूज जैसे मेडिकल में होता है, आपका किसी भवन की कितना डिग्री पे झुका हो भवन ना गिरे, किसी भी सूर्य की ऊंचाई को नापना हो तो सूर्य की ऊंचाई को नापने में अगर मदद करता है। चांद की ऊंचाई को हुआ, अगर नदी की चौड़ाई है, भवन की लंबाई है, इन सारी चीज़ों को, बहुत ऊंची ऊंची इमारतों की लंबाई है, इन सारी चीज़ों को नापने में क्या करता है? हमें त्रिकोणमिति बताता है। त्रिकोणमिति के बाद हमारा चैप्टर होता है यह 20 मार्क्स का, तो बहुत ईजी चैप्टर होता है। इसे हम एक चीज और पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति जो होता है, यहाँ देखिए बच्चों, 3 वर्ड से मिलकर बनाता है त्रि, मतलब क्या हुआ? 3। उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड होता है? यहाँ है कोण, मतलब इसके बाद कोण। यहाँ मिति, मिति मतलब क्या होता है? माप। मतलब त्रिकोणमिति में हम 3 चीज से पढ़ते हैं, त्रि, कोण, माप। कोण क्या है? 2 लाइन के बीच को झुकाव, ये 2 लाइन के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं 3 कोण का माप। 3 कोण होता है किसमें?
ट्रायंगल में होता है, अर्थात हम त्रिकोणमिति में हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में अर्थात क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल के ही बारे में ही पढ़ते हैं। तो यह आपके लिए नया चैप्टर होता है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर होता है ज्यामिति। ज्यामिति बच्चों, आज तक आप क्लास जब भी होता है ज्यामिति का नाम सुनते ही कितने बच्चों को डर लग जाता है, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात, डर होता क्या है, आपको यह बात बताते हैं। डर कुछ नहीं है, अगर आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो वही डर बन जाता है। अगर उन चीजों के बारे में अच्छी तरीका से आप जानते हैं तो डर नहीं लगता है। जैसे आपको हम बता देते हैं, आप पहले जब बचपन में होंगे, आपको ए फॉर एप्पल याद करने में, ए फॉर एप्पल याद करने में कितना मार घर पे लगता था। उस समय क्या लगता, डर लगता था। आपको कह देते 20 तक टेबल याद कीजिए, तो आपको कितना डर लगता था, बहुत डर लगता था। लेकिन अब डर लगता है क्या, नहीं लगता है। आप अगर भूल भी जाते तो टेबल को जोड़ के आप लिख देते हैं। इसी तरह त्रिभुज, आपको ज्यामिति में जो होता है, आपको छोटी छोटी चीजों को नहीं पता होता है। अगर हम समझ ले अच्छे से, यह बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा से बनता त्रिभुज क्या होते हैं, वृत्त क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, ये सब चीजों को अगर अच्छे तरीका समझ लेते हैं, हमारा त्रिभुज चैप्टर कभी भी हमारा ज्यामिति हार्ड नहीं होता है। बस इसे हम हार्ड बनाते हैं अगर बेसिक नहीं समझते हैं तो। हम ज्यामिति में हम सारी चीजों को सबसे पहली बात बेसिक सीखेंगे। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो कोई हमें ज्यामिति में हरा नहीं सकता है। आज से आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अच्छे तरीका से करते हैं, बेसिक सीखते हैं, तो आपको ज्यामिति में कहीं डर नहीं लगेगा। इसे हम अच्छे तरीका से करेंगे। आप एक बात और, यह ट्रायंगल 10 मार्क्स का होता है, यह सर्किल 5 मार्क्स का होता है, और कंस्ट्रक्शन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। ज्यामिति में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, किसी भी आकृति के कोण के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी आकृति के साइड के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो एक प्यारा चैप्टर है, ज्यामिति का ही भाग होता है क्षेत्रमिति। ज्यामिति क्या होता है, किसी भी आकृति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे यह वृत्त है, यह क्या है, वृत्त है। वृत्त के द्वारा कितना क्षेत्र घेरा गया। आपको जैसे यह खेत है, आप ये अपने मान लीजिए आपका यह खेत है, यह आपका क्या है, खेत है। आपको पापा बोला बताइए 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत को जोतने का क्या खर्च होगा। तो अगर आपको खेत का क्षेत्रफल निकालने आएगा तब ना बताइएगा। इसको खेत का मतलब क्या है, किसी भी आकृति के क्षेत्र को, क्षेत्र दो प्रकार से हो सकता है, यह भी पूछ देगा। बताइए यह जो आपका खेत है, इसमें चारों ओर बाड़ लगाने का अर्थात इसको घेरने का बताइए 25 रुपया पर मीटर की दर से कितना खर्च होगा। तो आप इसको भी आप कैसे बताइएगा, जब तक आप सीखिएगा नहीं कि आकृति का क्षेत्र को हम कैसे निकालते हैं। अर्थात इस क्षेत्रमिति चैप्टर में किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम निकालना सीखते हैं। जैसे आपको हम पूछ देंगे, आपको ये आपका क्या है, कोन है, बताइए कोन में आपका कितना वाटर फील कर सकते हैं, मतलब कितना पानी आ सकता है। आप कैसे बताइएगा, अर्थात इसमें जब तक आप इस आकृति का आयतन नहीं जानते हैं तब तक आप नहीं बता सकते इसमें कितना वाटर अट सकता है। इसी तरह हम ये सीखते हैं, ज्यामिति में हम किसी भी आकृति के क्षेत्र के बारे में सीखते हैं। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आज तक हम जो तक किसी भी चीज को रटते आए हैं। जैसे आपसे हम अगर पूछ देते हैं, बताइए बेलन का आयतन क्या होगा, अब इजीली बता दीजिएगा, पाई स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिए, आप क्या बताइएगा, 2 पाई आर एच। लेकिन बच्चों अगर हम आपसे यही पूछ देंगे, यह बताइए बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच ही क्यों होता है, तो आप तुरंत क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइए। आपको ये हमको नहीं पता सर। अगर यही पूछ देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ही क्यों होता है, तो आप नहीं बता पाइएगा। इसलिए आपको यह चैप्टर क्या लगता है, हार्ड लगता है। इसी तरह आपको ज्यामिति में भी आपको अगर क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में हम नहीं जानते, बिंदु क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ये वृत्त किसे कहते हैं। जैसे ज्यामिति में ही जैसे आपको पूछ देंगे, बताइए
ज्यामिति में ही आपको पूछ देंगे ये वृत्त किसे कहते हैं, बताइए वृत्त किसे कहते हैं। आप जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त कहते किसे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप इसी तरह आप सॉल्व करने में कठिनाई है। इसी तरह अगर आकृति आप मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में आप फार्मूला आप याद करते हैं तो आपको कहाँ से होगा, हम याद नहीं करेंगे, उसे समझेंगे आता है यह कहाँ से। अगर हम यह समझ लेते हैं यह कैसे बनता है तो हम खुद से बना देंगे। आप समझिए, आपको आप किसी भी चीज़ को आप खुद से अगर सीख लेते हैं तो कोई काम कितना करना इजी हो जाता है, नहीं तो सिर्फ आप अगर जानते हैं सुने रहते तो आपको मुश्किल लगता है। इसी तरह हम इसको जानेंगे, फार्मूला होता है इसका तो यह होता है क्यों है। मैथ में हर चीज़ का क्यों होता है, अगर आप क्यों को जान लेते हैं तो आपका मैथ जो होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों समझेंगे मैथ में हर चीज़, छोटी छोटी बारीकों चीज़ों को समझेंगे कि यह क्यों होता है, क्षेत्रफल, यह फार्मूला क्यों होता है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमारा चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। तो क्षेत्रमिति बहुत प्यारा चैप्टर, आप 9 तक पढ़े होते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं होता है यह क्या होता है, इसे सीखेंगे। इसके बाद हमारा प्यारा सा चैप्टर होता है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी हमारा 5 मार्क्स का होता है और प्रायिकता हमारा 5 मार्क्स का होता है। सांख्यिकी है क्या, सबसे पहली बात जानते हैं। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, अंक। 10 नंबर लाने वाले 20 स्टूडेंट थे, 20 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट थे, 30 नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट थे, 50 नंबर लाने वाले 20 स्टूडेंट थे, 60 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट थे। अब आपको अगर पूछेंगे बताइए बच्चों 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बता दीजिए कितना बच्चे थे, 40 बच्चे थे। लेकिन अगर आपको यह टेबल नहीं दिखा रहा था, लिखा रहा था, आप क्या करते, अगर सीधा इस तरह देते 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे, 20 बार 10 लिखा रहता, फिर उसके बाद क्या था 20 बार लिखा था, 20 नंबर लाने वाले कितने थे, 10 बार थे, तो 10 बार ऐसे लिखा रहता। फिर इसी तरह लिखा था 30 नंबर लाने में 40, अगर 30 नंबर लाने में कितने स्टूडेंट थे, 40 थे। अगर इस तरह लिखा रहता आपको क्या होता, आप बताने में बहुत टाइम लगाते। लेकिन हमारे सरकार के पास जो होती है, जैसे जनसंख्या, हम इतनी देश की जनसंख्या, इतना इसमें साक्षर है, इतना निरक्षर है, इतना के पास इतना इनकम है, इतना के पास इतना इनकम है, इन सारी चीज़ों को तो बहुत सारा डाटा होता है। अर्थात आंकड़े को अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। मतलब इसमें जितना भी आंकड़े होता है हम इसका अध्ययन करते हैं सांख्यिकी में। आप पढ़े होंगे लेकिन इसमें और ब्रीफली समझेंगे क्या होता है आंकड़े, क्या होता है सांख्यिकी का यूज क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। इसके बाद हमारा एक प्यारा सा चैप्टर आता है प्रायिकता, जो सबसे छोटा चैप्टर कहा जाता है और सीधे आपको 5 मार्क्स मिलता है। प्रायिकता में होता क्या है, प्रायिकता मतलब यहाँ इसका इंग्लिश छोटा सा एक वर्ड होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी बनता है प्रोबेबल वर्ड से। प्रोबेबल मतलब होता है संभावना, अर्थात हम संभावनाओं के अध्ययन करते हैं इसमें। जैसे आपको अगर सिक्का हम उछालते हैं, जैसे बच्चों हम सिक्का को उछालते हैं तो आप पूछते हैं आपसे हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी। आपको 20 बार सिक्का आपको उछाले, 1 बार 2 बार, आपसे हम पूछेंगे बताइए हेड आएगा और टेल, कितनी बार हेड आएगा कितनी बार टेल आएगा, तो संभावना है कि कुछ भी आ सकता है। अर्थात हम प्रायिकता में हम संभावनाओं के अध्ययन करेंगे। जैसे आपको हम पूछ देंगे अगर एक डाइस को अर्थात छक्का को उछालते हैं तो पूछ देंगे बताइए 1 2 3 4 5 6, पूछ देंगे बताइए एक बार छक्का उछाल 6 आने की क्या संभावना है। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर जो होता है टोटली हम मैथ को 7 भागों में डिवाइड कर दिए हैं आपको, और इतना ही चैप्टर होता है, बहुत ही छोटा होता है। बस हम सब जो होता है पढ़ने का तरीका नहीं जानते हैं। अगर हम किसी भी चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है, अगर हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो हमारा चैप्टर क्या मैथ क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो आइए बच्चों हम सीखेंगे मैथ का चैप्टर कहना क्या चाहता है। इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम मैथ को और फनी मोमेंट में सीखेंगे। आज तक यूनिक मोमेंट ऐसा नहीं पढ़े होंगे, इस तरह हम सब पढ़ेंगे। बस ये 3 चीज़ें आपसे हम एक ही बात बताते हैं आज। पहली बात, क्लास में आप रेगुलर रहेंगे, क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा अगर उतना पढ़ के आते हैं, आपको कभी भी किसी भी चीज़ PDF की आपको कहीं भी आपको कोई बुक बनाइए, सब बुक बनेगा।
आपको हम गए 100 में 100 मार्क्स आएगा। तीसरी बात, आपको रेगुलर रहनी है, आपको रेगुलर रहनी है और रिवीजन करती रहनी है। अगर रिवीजन और रेगुलर रहते हैं और क्लास अटेंड करते हैं तो आपको कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता। आइए बच्चे, अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक आपका सिलेबस था। सिलेबस के बाद हम सीखते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, सीखते हैं अच्छे तरीक़ा से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।